इवोल्यूशनरी स्टडी, पता है इवोल्यूशनरी स्टडी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री we study in biosystematics, but in taxonomy we don't study it. No. Taxonomy में बस classification, identification, characterization, nomenclature, ये सब. Evolutionary study in addition to those चारों, उसके addition में evolutionary study. Environmental factors भी जो है you have to study in this, because these environmental factors are responsible for or they are directly related with the systematic, because under the influence of environmental factors, evolutionary history of an organism, it changes, evolution पर इसका असर है. So environmental factors also with the systematic, because they have direct impact on evolution. Here we don't study environmental factors. If taxonomy is subjected to change in course of time, but systematics is not changed if it is properly done. तो फिर टैक्सोनॉमी का अभी हम बताए, आपको एग्जांपल दिए कैसे टैक्सोनॉमी चेंज हो गया विद द एक्युमुलेशन ऑफ द मॉडर्न नॉलेज. लिखोगे टैक्सोनॉमी इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन कोर्स ऑफ टाइम. But systematics is not change. It was properly done. अच्छे से क्लियर है, गलती नहीं किया रहा, अच्छा स्टडी है विद द एविडेंस, कोई फेक डेटा नहीं है, एविडेंस पर बेस्ड है, तो ये चेंज नहीं होगा, ये तो फैक्ट है. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस सर. अब देखो इस टैक्सोनॉमी में चूंकि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर ये सब इन्वॉल्व है, सो देयर आर सेवरल स्टेजेस इन द टैक्सोनॉमी. या इसको आप कह सकते हो देयर आर सेवरल स्टेजेस इन बायोसिस्टेमैटिक्स भी, दोनों कह सकते. क्योंकि जब आगे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का स्टडी जब इंक्लूड करेंगे तब वो सेपरेट होगा. पहले तो द स्टेजेस आर दिस स्टडी, या इन स्टेजेस को पार करके ही टैक्सोनॉमी स्टडी कंप्लीट होगी, और उसमें फिर और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी ऐड करेंगे तो हो जाएगा वो आपका सिस्टमैटिक स्टडी. सो द स्टेजेस आर, सबसे पहले अल्फा टैक्सोनॉमी, लिखो आप अल्फा taxonomy. After this stage, beta taxonomy. If this stage is completed, then gamma taxonomy. यहाँ पर जाके फिर आप कह सकते हो कि acquired the knowledge of biosystematic of this organism.
पेन जो है स्थिर नहीं रहता, खुद ब खुद चलता है। सिस्टमैटिक्स और कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन और भी ऐड होंगे इसके, अदर अदर ऑर्गन्स के, फिर अदर अदर स्पीसीज के साथ रिलेशन, ठीक है, ये सब स्टेप। तो अल्फा टैक्सोनॉमी इज पहले इन दिस स्टेज, दिस इज द इनिशियल स्टेज। So in this stage, species are identified first. पहले identified first से पहले characterized first on the basis of gross morphological data. So first they are characterized. कोई ऑर्गेनिज्म आपको मिला, नया लग रहा है, तो आप सोचोगे मन में कि कहीं ये हमने कोई नई खोज तो नहीं कर ली, तो आप क्या करोगे, कैरेक्टराइज करोगे उसको ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, जो दिख रहा है आपको बाहर से, उसके आधार पर करेक्टराइज करोगे। कितना आंख है, कितना पैर है, कितना लिंग है, पूंछ कैसा है, बॉडी कैसा है, बॉडी के ऊपर हेयर है या नहीं है, वेंट्रल साइड क्या है, डोर्सल साइड क्या है, इंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, फिर करके पूरा उसका चौहद्दी बनाओगे, मतलब पूरा बॉडी का उसका करेक्टराइज करेंगे। उसके बाद करेक्टराइजेशन हो गया, देन यू विल आइडेंटिफाई। ओके, ये किससे बिलोंग कर रहा है, कहाँ से, देन यू विल आइडेंटिफाई इट। बीटा टेक्सोनॉमी, ये स्टेज हो जाएगा। बीटा टेक्सोनॉमी में हम इस इंफॉर्मेशन के आधार पर उसको हम अरेंज करेंगे लोअर टू हायर कैटेगरी, हायरार्कियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जाएंगे। यानी बीटा टेक्सोनॉमी इज द हायरार्कियल सिस्टम ऑफ हायरार्कियल नहीं, हायरार्की का स्पेलिंग मैं भूल गया, हो जाता है कभी कभी। हायरार्की, हाय हाय, ठीक है, जिसको कोई नहीं लिख लेना, हायरार्की देख लेना डिक्शनरी में, हायरार्की का तो हायरार्कियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम बीटा स्टेज ऑफ टेक्सोनॉमी में अचीव करें। फिर गामा टेक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन हो गया, अब इस स्पीसीज का उसका कोई नेबरिंग स्पीसीज है उसके साथ रिलेशन, इंटर रिलेशन, देन वी कैन एस्टेब्लिश इट्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म का ऑलरेडी पहले से स्टडी हो चुका है इसके नेबरिंग का। तो इसका क्या है आपका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो फिर ये जो नया ऑर्गेनिज्म आया, इसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को आप थोड़ा सा उसको आप इंटर रिलेट कर सकते हैं। फिर इसके एंसेस्टर्स, एक कॉमन एंसेस्टर्स होंगे। So like this, you inter-specific differences or evolutionary history you will study, you will include in the gamma taxon. So after this, you will say that this whole study is about the biosystematic of that organism. Okay, students. Yes, sir. All right. फिर 5 तक हो गया ना, अब देखते हो तो मिटा दे इतना। Yes, sir. 6th one आपका you can say that
में बायोसिस्टमेटिक एक तरह से न्यू सिस्टमेटिक हो गया, तो इसमें इंक्लूड दिस दैट न्यू सिस्टमेटिक या बायोसिस्टमेटिक. Biosystematic directly, biosystematic is based on all types of variation in the species. All types of variation in the species will be included in this study. जैसे बहुत सारे morphological forms है, gender के बेस पर, developmental stage के बेस पर, gender है, morphs है, मेटामॉर्फोसिस हो रहा है डिफरेंट स्टेज पर, टेडपोल है, एडल्ट है, ये डिफरेंट फॉर्म्स है. तो ये सब हम बायोसिस्टमेटिक में ही स्टडी करेंगे. सेक्सुअल फॉर्म है किसी ऑर्गेनिज्म का, सेक्सुअल फॉर्म है. टेक्सोनॉमी में ये सब हम पढ़ेंगे नहीं. टेक्सोनॉमी में हम सिर्फ स्पीसीज को एज ए एंटाइटी पढ़ रहे हैं. एक स्पीसीज मतलब एक ऑर्गेनिज्म, लेकिन असलियत में उस ऑर्गेनिज्म के भी बहुत डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं. तो वो हम बायोसिस्टमेटिक में ही स्टडी करेंगे. Okay. In this, only one form, that is the adult form, that we consider. For defining the characteristic of that species. मेरी मेज बहुत हल्ला करती है बनाते. आवाज आ रहा, नॉइज आ रहा है क्या उधर? खटपट हो रहा है क्या? नो सर. नो सर. ये आ जाता है, जबकि रिकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें बहुत नॉइज रहता है. सभी मैंने एक एंटी नॉइज सिस्टम लगाया है. नॉइज कैंसिलेशन हो सकता है अब बंद हो जाए. ठीक है. 7th इज आपका बहुत सारे डिफरेंस है, मतलब इन दोनों स्टडी. समझे? देखिए अब डिफरेंस तो हो गया आपका. है और भी, अभी ज्यादा लिस्ट को लंबा ना करते हुए बस यहाँ पर तो इतना भी आपके लिए बहुत है. इसमें टैक्सोनोमिस्ट उनको बोलते हैं जो ये स्टडी करते हैं टैक्सोनॉमी पर या बायोसिस्टमेटिक्स पर स्टडी करते हैं. ये भी टैक्सोनोमिस्ट ही कहलाते हैं. ठीक है. टैक्सोनोमिस्ट कभी कभी बायोसिस्टमेटिक को किसी बुक में देखोगे कि वो टैक्सोनॉमी का पार्ट बता रहा है. अब किसी बुक में टैक्सोनॉमी को बायोसिस्टमेटिक का पार्ट बताया जा रहा है. ये आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, आप समझ लो, क्योंकि दोनों का नजरिया में अंतर है. जो बुक बता रहा है कि बायोसिस्टमेटिक टैक्सोनॉमी का पार्ट है, वो इस वजह से बता रहा है क्योंकि टैक्सोनॉमी पहले आया. पहले से टैक्सोनॉमिक भले टर्म बाद में आया, लेकिन टैक्सोनॉमिक स्टडी जो है पहले से हो रही थी. इसमें टैक्सोनॉमी को पार्ट बताया गया बायोसिस्टमेटिक या सिस्टमेटिक. इसमें एक इंफॉर्मेशन इवोल्यूशनरी जोड़ देंगे तो सिस्टमेटिक. बट आप लोग ये मान के, ये पुराना किताब में मिलेगा इस तरह से. नया किताब के अनुसार सिस्टमेटिक का पार्ट है टैक्सोनॉमी. आप इस पर चलोगे, इसको डिस्कस करोगे.
तो टैक्सोनॉमिस्ट उन लोगों को कहते हैं जो ये बायोसिस्टमेटिक और ये टैक्सोनॉमिकल स्टडीज करते हैं। वो क्या करते हैं, पहले तो कैटलॉग करेंगे, प्रिजर्व करेंगे बायोडायवर्सिटी कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स। इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर उनको स्टडी करना है या ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, उस ऑर्गेनिजम्स को कलेक्ट किया, फिर कैटलॉग किया, मतलब क्लास कैटलॉगिंग किया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, और उसको प्रिजर्व किया। फिर सेकेंड वो फिर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं वेरिएशन के आधार पर अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड अरेंज देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशन एंड एसोसिएशन। उसके बाद वो साइंटिफिक नेम देते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्सा। और फिर इस्टेब्लिश करते हैं किस चीज में है, क्या हायरार्की है उसका क्लासिफिकेशन में, और देन दे स्टडी द जेनेटिक एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप among the life forms related to them, so that they do। और फिर finally nowadays what these are doing, सुपर कंप्यूटर्स हैं, एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स हैं अवेलेबल, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, जीनोमिक डेटा है, प्रोटियोमिक डेटा है, ओके, मेटाबोलोमिक डेटा है, सब बहुत वास्ट डेटा है। किसी किसी स्पीसीज का हमारे पास डेटा अवेलेबल है, फिर उससे हम मैच करते हैं न्यूली आइडेंटिफाइड का, इसमें कितना मैचिंग है, और उस डेटा से एनालाइज करते हैं, कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्पीसीज है उसके डेटा और न्यू स्पीसीज उससे जो डेटा जनरेट हुआ उसमें दोनों में कितना डिस्टेंस है। ओके, सो लाइक दिस वी differentiate the intra and interspecific relationship among the organisms. So taxonomists do all these things. Now I will come to the part is over. So I think the definition and basic concepts of biosystematics and taxonomy you have got. यहाँ तक में कोई सवाल है आपको? हो गया क्या? No, sir. नो सर। यहाँ तक कोई सवाल है बायोसिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी? No, sir. नो सर। So बायोसिस्टमैटिक एंड टैक्सोनॉमी यहाँ तक हो गया आपका। अब हम आगे पढ़ेंगे देयर इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन इन द बायोलॉजी, देयर कंट्रीब्यूशन, किसका, टैक्सोनॉमी या बायोसिस्टमैटिक का। तो हम अब आगे जो भी बोलेंगे वो बोलेंगे बायोसिस्टमैटिक या सिस्टमैटिक का इंपॉर्टेंस या कंट्रीब्यूशन टू द बायोलॉजी, टैक्सोनॉमी नहीं बोल रहे, ओके, क्योंकि टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक का ही पार्ट है। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्सोनॉमी, तो जो अभी बायोसिस्टमैटिक का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं वही लिखोगे तुम टैक्सोनॉमी का इंपॉर्टेंस, और वही फिर एप्लीकेशन भी लिखोगे, समझ रहे हो, बायोसिस्टमैटिक का। लेकिन हम अभी बायोसिस्टमैटिक बोलेंगे क्योंकि बायोसिस्टमैटिक ब्रॉडर एरिया, इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गया, इसका एप्लीकेशन भी ज्यादा हो गया। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, so now we will see contribution of systematic to the biology, यानी आप समझ लीजिए इम्पोर्टेंस of systematic to biology। ठीक है, तो बहुत सारा इसका इम्पोर्टेंस है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है सिस्टमैटिक्स का बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी में हम किसी ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं, और जब उस ऑर्गेनिज्म को करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं हो, वो उसका नोमेनक्लेचर ना हो, उसका हायरार्की पता ना हो, ओके, तो हम उस स्टडी कैसे करेंगे? उसके बाद जो भी स्टडी होगी वो फिर कंप्लीट नहीं होगी, ठीक स्टडी नहीं हो सकती है।
पहले उसके बारे में आइडेंटिटी, उसका परिचय, उस जानवर का, उस जंतु का पूरा परिचय, तो कंप्लीट परिचय जो है वो आपको सिस्टमेटिक जो है उसका कंप्लीट परिचय है। समझ रहे बात को? सो द इम्पोर्टेंस इज लाइक बायोसिस्टेमेटिक गिव्स अस ए विविड पिक्चर। ओके, बायो सिस्टमैटिक्स, इसको बायोसिस्टमैटिक भी लिख सकते हैं। बायोसिस्टमैटिक्स gives us a vivid और complete picture। कंप्लीट कहना ठीक नहीं होगा, तो कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं कहा जा सकता, तो हमेशा एडिशन की गुंजाइश बनी रहती है। gives us a vivid picture of the existing organic biodiversity of our earth। Biosystematics gives us a vivid picture of the existing organic biodiversity of our earth। Second importance, it provides much of the information permitting a reconstruction of the phylogeny of the life। लिख लेना, जैसे मैं बोल दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा। It provides much of the information permitting a reconstruction of the phylogeny of the life। यानी इनसे obtained information के आधार पर इनके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो कि प्रीवियसली थॉट थे। गलत, उसका सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर आप क्लासिफिकेशन हो गया, तो चूंकि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है वो सेकेंडरी एडेप्टेशन भी हो सकते हैं, तो वो इवोल्यूशनरी डिस्टेंट भी हो सकते हैं वो ऑर्गेनिजम्स। जैसे लंग फिश और आपके ब्लैडर वाले फिश, पहले क्या सोचा गया था कि ब्लैडर फिशेस आर द एंसेस्टर्स ऑफ द लंग फिशेस, लेकिन बाद में पाया गया नहीं, लंग फिश ही एंसेस्टर है, और उस एंसेस्टर से ब्लैडर फिश आया, और उसी एंसेस्टर से लंग फिश भी, दूसरे तरह के लंग फिश आए, और जो पहले तरह के लंग फिश थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, और दूसरे तरह के लंग फिश आए, उनसे हम लोग टेट्रापोडा डेवलप हुए। तो it provides much of the information permitting a reconstruction of the phylogeny of the life। And the third point, you will write, it reveals numerous evolutionary phenomena and thus makes them available for causal study by the other branches of biology। Fourth, it supplies almost exclusively the information needed for entire branches of biology। पूरे ब्रांच, इंटायर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। ब्रांच क्या है? बायोकेमिस्ट्री, मोलेकुलर बायोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, इस तरह से अलग अलग ब्रांच, लेकिन उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में उस ऑर्गेनिज्म का एंडोक्राइनोलॉजी क्या है, उसका स्केलेटल सिस्टम क्या है, एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, ओके, इस तरह से हमको इंफॉर्मेशन उनका जानने के पहले टेक्सोनॉमी या बायोसिस्टमेटिक स्टडी उसकी अगर हुई रहेगी तो यू विल गेट द हेल्प। बायोसिस्टमेटिक के द्वारा हम इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म और प्लांट, एनिमल और प्लांट, या मेडिसिनली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स का भी पता लग सकता है, उनका संख्या, पॉपुलेशन, उनका इवोल्यूशन, उनका इमरजेंस,
उनका खतरा, एक्सटिंक्ट, एक्सटेंक्ट, ये सब हमको पता लग सकता है। ओके, नॉट ओनली दिस, biosystematic gives us the classification which are great for the explanatory value of some branches of biology like evolutionary biology, biochemistry, immunology, okay, ecology, behavioral biology like ethology. तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया बायोसिस्टमेटिक का। इसके अलावा कुछ does not complete here the importance of this systematics in biology, that because systematic, you already know this, that it is a key to understand biodiversity, fascinating biodiversity around us. Okay, and studying systematics benefits human beings by providing fundamental knowledge about the sustainable resource management, कि रिसोर्स डिप्लीट ना कर जाए, ये कोई पर्टिकुलर रिसोर्स, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ज्यादा कंज्यूम कर रहा है और उससे रिलेटेड स्पीसीज कौन ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ऑल दीज इंफॉर्मेशन, फंडामेंटल नॉलेज कैन बी अप्लाइड टू सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन में भी वी कैन अप्लाई, लैंडस्केप प्रिजर्वेशन में, फूड इंडस्ट्री में, फूड सिक्योरिटी में भी। सिस्टमैटिक बायोलॉजी इस प्रकार से it provides us the skills to make policies for successful implementation of preservation and management of our biodiversity, and it is critical to have a long-term quality of life for us as well as to our nature. So now we will see importance. We have seen application in biology. कितना समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, sir. कितना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सिस्टमेटिक का बायोलॉजी में, कि आप इससे इवन पॉपुलेशन थिंकिंग भी की जाती है। किसी एक स्पीसीज का आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जा रहा है संख्या, तो हम बायोसिस्टमेटिक स्टडी से ही प्राप्त कर सकते हैं वो जानकारी, या वो जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो जानकारी बायोसिस्टमेटिक कहलाएगी। Not only this, it illustrates us and enrich our knowledge about the structure of species and its evolutionary processes. The knowledge obtained from the systematic, ये सब importance में भी बता रहा है, लिख लो सब। Knowledge obtained from the systematics also play major role. What major role? You can say that it can help us in acquiring the knowledge about the development of behavioral science. इकोलॉजी के बारे में भी जो स्टडी है उस पर्टिकुलर एनिमल का, जब तक वो क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन उसका अच्छे से नहीं होगा, उसके बिहेवियर को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, और जो भी एक्सप्लेन करोगे वो उसका कोई बेस लिंक नहीं रहेगा पीछे से, तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। नॉट ओनली दिस, टैक्सोनॉमी इज द
की ऑफ, देखो अब ये हो गया टेक्सोनॉमी का इंपॉर्टेंस भी जो अभी बोल रहे हैं, और साथ ही साथ बायोसिस्टमेटिक। तो जितना अभी इंपॉर्टेंस आपको नाम गिरा है वो बायोसिस्टमेटिक का इंपॉर्टेंस, टेक्सोनॉमी का इंपॉर्टेंस, जहां भी आएगा वो लिख दोगे। ध्यान ये रहेगा कि टेक्सोनॉमी में जहां पर इवोल्यूशनरी वाला आएगा वो पॉइंट मत लिखना। अब देखिए, दिस इज द एक्सक्लूसिव इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडी। द टेक्सोनॉमी इज द की टू द स्टडी ऑफ इकोलॉजी। स्टडी ऑफ इकोलॉजी के लिए टेक्सोनॉमी जरूरी है, टेक्सोनॉमिकल स्टडी, बिकॉज नो इकोलॉजिकल सर्वे कैन बी अंडरटेकन unless all the species of ecological importance are identified. उस जैसे एक पर्टिकुलर एरिया का आपको इकोलॉजी देखना स्टडी करना है, सपोज इन ए पॉन्ड, इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट दैट वाटर बॉडी इकोसिस्टम, या दलदली क्षेत्र है वहां उसका वेटलैंड इकोसिस्टम, इफ यू वांट टू स्टडी, दैट मीन्स you will enlist the number of species dwelling in that area, how they are interdependent upon each other, क्योंकि एक एरिया में कुछ स्पीसीज एक साथ रह रहे हैं, इसका मतलब है सबका आपस में इंटरडिपेंडेंस है, फूड चेन है वहां पर, समझ रहे हो? एक स्पीसीज का प्रोडक्ट या एक्टिविटी दूसरे स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल है, तभी वो इकट्ठे हैं उस इन पर दैट लोकेलिटी वहां पर। तो उस एरिया में रहने वाले इकोलॉजी का जैसे स्टडी करें उस सारे स्पीसीज का आपको बायोसिस्टमेटिक स्टडी, टेक्सोनोमिक स्टडी अगर रहेगी, एटलीस्ट कम से कम टेक्सोनोमी आपको पता रहेगा किससे बिलोंग कर रहा है, प्लांट है कि एनिमल है, एनिमल भी है तो कौन सा फाइलम है, कितने एनिमल इस फाइलम के हैं, कितने एनिमल इस फाइलम के हैं। Like this, if you have the information, then it will be helpful for you. It will become for you a tool for you. It will help you in studying ecology, because no ecological survey can be undertaken unless all the species of ecological importance are identified. Okay, students, Yes, sir. now I will come to Yes, sir. the application in biology. Its application in biology. तो ये जो अभी एप्लीकेशन बताएंगे इन बायोलॉजी वो दोनों का होगा, आप दोनों में लिख सकते हो, टेक्सोनॉमी एंड बायोसिस्टमेटिक्स, ठीक है। कोई सवाल है स्टूडेंट्स यहाँ तक? No, sir. तो देखिए अभी हम एप्लीकेशन, चूंकि एप्लीकेशन है, कहाँ पर एप्लीकेशन मतलब कहाँ यूज हो रहा है, क्या फायदा है, उपयोगिता इसकी, तो उस पर आएंगे। तो उपयोगिता इसका कहाँ है, क्या कहो उपयोगिता है, तो दैट मीन्स अप्लाइड बायोलॉजी है। धरातल पर इसका यूज क्या क्या है? नंबर 1, I'm enlisting few of them in applied biology. Okay, इनका यूज है in agriculture and forestry. मैं मेन पॉइंट लिख दे रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, और एक्सप्लेन वाले पॉइंट आप खुद बना लेना। जैसे इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री currently we are facing many problems, acute problems, and those problems are saving our crops, and trees from the attack of various kinds of pests. So it is necessary to know the correct names of such pests
before their proper control and eradication. And taxonomists can give us correct identification of pest species, which is vital for the effective control. Okay, ये तो हो गया पेस्ट यानी एनिमल्स, उनके बारे में जानकारी। तो जो डिस्ट्रॉय करते हैं क्रॉप्स को, ट्रीज को, हमारे एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को, उन पेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए उन पेस्ट की जानकारी हमें जरूरी है, दुश्मन को जानना जरूरी है, ताकि उनका प्रॉपर कंट्रोल और इरेडिकेशन किया जा सके। ओके, तो सिमिलरली ये तो एनिमल्स हैं जो तबाह कर रहे हैं एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट को। सिमिलरली जिनका हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो फॉरेस्ट में जो प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स भी, उनके अंदर भी डिजीज है। एक तो ये इधर से परेशान हो रहा है पेस्ट से, इनके अंदर भी कुछ ऐसे डिजीज है जिसके लिए वेक्टर रेस्पॉन्सिबल है, यानी उस डिजीज वेक्टर व्हीकल, कोई व्हीकल था जिस पर वो डिजीज का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या इन्फेक्टिव एजेंट आया और उस वेक्टर से डिलीवर। जैसे हम लोग को मलेरिया तो होता है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज मलेरिया पैरासाइट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और फाल्सिफेरम, बट उसका वेक्टर इज एनोफिलीज मॉस्किटो। उसको ढो रहा है, एनोफिलीज मॉस्किटो काटा तो वो ऑर्गेनिज्म जो है प्लाज्मोडियम वो एंटर कर गया इन योर सर्कुलेशन। उसी तरह प्लांट के भी वेक्टर्स हैं और वो वेक्टर्स को भी स्टडी करना जरूरी है। तो पेस्ट और वेक्टर्स जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट को, उनका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है, एंड दैट इज वाइटल फॉर ब्रिंगिंग दैट वेक्टर और दैट पेस्ट अंडर कंट्रोल। ठीक है, सेकेंड वन in biological control, it is important. Biological control क्या है? Anybody? कोई आइडिया? नहीं होगा तो आप समझ लीजिए। जैसे पेस्ट का जो फसल को खराब कर रहे हैं, पेस्ट मतलब कीट, कीट जो फसल को खराब करते हैं, कीट। इस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, लेकिन कीटनाशक हमारे लिए हार्मफुल है। पेस्ट को मार रहे हैं, पेस्ट भी एनिमल है, हम भी एनिमल है। तो जब पेस्ट के सेल के लिए वो हार्मफुल है तो हमारे सेल के लिए भी तो हार्मफुल हो सकता है और होता है। कि पेस्ट छोटा है तो जिस डोज में हम छिड़काव करते हैं वो पेस्ट के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, ओवर डोज, पेस्ट मर गया। अगर पेस्ट उसको टॉलरेट कर लिया, उस कीटनाशक को, नहीं मरा, तब वो खतरनाक पेस्ट बन जाता है, उसको फिर और ज्यादा डोज देने की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे जैसे डोज बढ़ाते जाओगे पेस्ट का, दैट डोज विल बिकम मोर एंड मोर हार्मफुल फॉर अस। वो हमारे हैवी डोज के नजदीक आते चला जाएगा ह्यूमन बींग्स के, और हमारे फूड चेन में ये एंटर कर गया है। तो आवश्यकता इस बात की है कि कोई, ये तो पुराना तरीका है, बहुत ही खराब तरीका माना जाएगा इसको, और मैं इसके बिल्कुल खिलाफ रहता हूँ। कीटनाशक का छिड़काव करके आप फसल को बढ़ाइए,